हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चरपिट्स मेथड। किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चरपिट्स मेथड का यूज़ होगा, किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है? इस फॉर्म में रहा कर p प्लस क्यू बिकम इक्वल टू r, वेयर p इज इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स एंड q इज इक्वल टू डेल z बाई डेल वाई। तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको छोड़ के अगर कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम चरपिट्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो चरपिट्स मेथड ने कुछ प्रूफ वगैरह दिया, लेकिन हम प्रूफ वगैरह नहीं देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे चरपिट्स मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चरपिट्स ने ना एक ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया, उसे हम चरपिट्स इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन से हम मतलब कि उस इक्वेशन का यूज़ करेंगे एंड फाइनली हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन आपको लर्न होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं उसके स्टेप्स। तो कोई भी मेरे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहा जिसमें कि एक्स वाई जेड पी एंड क्यू तो रहेंगे इक्वल टू 0, ये मेरा कोई भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, सो अभी देखते हैं स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप 1 क्या रहेगी मेरे पास? स्टेप 1 ये रहेगी कि सबसे पहले मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसके बाद मुझे सबका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। यानी कि डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसे हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे हम, लेकिन एफ ऑफ एक्स का ही मतलब क्या? तो डेल एफ बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद डेल एफ बाय डेल वाई की भी वैल्यू निकालेंगे जो कि एफ ऑफ वाई कहलाएगा। उसके बाद डेल एफ बाय डेल जेड की भी वैल्यू निकालेंगे जिससे हम एफ ऑफ जेड लिखेंगे। उसके बाद डेल एफ बाय डेल पी एफ ऑफ पी एंड डेल एफ बाय डेल क्यू जिसे हम एफ ऑफ क्यू भी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एफ का एक्स वाई जेड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, सो ये जो मैंने सारे डेरिवेटिव निकाले इसका यूज़ करेंगे हम, ये सारे डेरिवेटिव पुट करेंगे किसमें? स्टेप 2 में। मेरे स्टेप 2 में क्या है कि चरपिट्स इक्वेशन में हम इन सारी डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हाट इज चरपिट्स इक्वेशन? वो चरपिट्स इक्वेशन है डी एक्स बाय एफ ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई बाय एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाय पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू, डी पी बाय माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड एंड dq times dq by minus f of y plus q f of z. Okay, dx by f of p, dy by f of q, dz by p f of p plus q f of q, p and q से मल्टीप्लाई किया f of p और f of q को, dp by माइनस एफ एक्स प्लस p टाइम्स ऑफ एफ जेड को p से मल्टीप्लाई किया है, dq by माइनस एफ ऑफ प्लस q टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जेड। ये चरपिट्स इक्वेशन आपको लर्न होना चाहिए। इस मतलब लर्न नहीं रहा तो हम आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। ओके, तो ये चरपिट्स इक्वेशन में सारी डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ जेड एफ ऑफ पी एंड एफ ऑफ क्यू। सो ये मेरे पास अगर चरपिट्स इक्वेशन बन गया, इसमें मैं सारी वैल्यूज पुट कर दी पार्शियल डेरिवेटिव की। उसके बाद यहाँ दिख रहा है मुझे कि ये दे आर 5, मतलब यहाँ पे 5 रेशोज है जो इक्वल है। तो इन रेशोज का यूज़ करके मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है कोई भी 2 वेरिएबल्स का। सपोज मैंने ये दो रेशोज उठा लिए, तो इन दोनों का कोई ना कोई रेशो मतलब इक्वेशन बनेगा, या फिर किसी भी कोई 2 रेशो का इक्वेशन बनेगा। लेकिन कौन से 2 रेशो उठाने हैं, या फिर मुझे सिर्फ सॉल्व करना है रेशोज को एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, एक नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है यहाँ से सॉल्व करने के बाद। ओके, तो ये तय कौन करेगा कि कौन सा रेशो उठाना है मुझे? तो ये इट्स अप टू यू। हमें सिंपलेस्ट रेशो उठाना है, एकदम सिंपलेस्ट रेशो, ऐसा रेशो उठाना है जो सबसे आसान हो, क्योंकि फाइनली जब नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना, तो ये फर्स्ट वन जो सेकंड बनेगा उसके साथ हमें ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मेरा स्टेप 3 क्या रहेगा कि सॉल्व द रेशोज एंड फॉर्म अ न्यू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग P और Q और बोथ। अब ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बनाना है जिसमें P एंड Q होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड भी है, P एंड Q भी है, तो एक्स और वाई के टर्म में मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, ऐसा नहीं। मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें P एंड Q होने ही चाहिए, या फिर P Q दोनों भी रहे तो भी चलेगा। ओके, P एंड Q दोनों चाहिए, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी चलेगा। ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे नया बनाना है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना हो, सपोज दिया है डी एक्स बाय जेड दिया है, यहाँ पे डी वाई बाय सपोज एक्स स्क्वायर दिया है एंड डी क्यू बाय जेड क्यू दिया है सपोज, ओके यहाँ पे जेड है। तो सपोज मैंने सिर्फ पूरे रेशो नहीं लिखे, सिर्फ कोई दो रेशो उठाने इसलिए सपोज बता रहा हूँ मैं इसलिए। तो इन दो रेशोज का मैं उठा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जेड वेरिएबल है, यहाँ पे डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर है, लेकिन डी वाई को बैलेंस करने के लिए ठीक है कोई टर्म है नहीं चलेगा, लेकिन जेड तो वेरिएबल बचा ना, ये दो रेशो ले नहीं सकते। अगर ये दोनों दो रेशो ले लेता हूँ मैं, डी एक्स बाय जेड एंड डी क्यू बाय जेड क्यू, तो जेड क्यू से जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू बाय क्यू बचेगा एंड यहाँ पे डी एक्स बचेगा। सो इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कोई क्यू टर्म बचनी चाहिए या पी टर्म बचनी चाहिए। तो सपोज डी एक्स बाय जेड इज इक्वल टू डी क्यू बाय जेड क्यू, वैसे मैंने सॉल्व किया तो जेड से जेड कैंसिल हो गया। फाइनली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्लस लॉग ऑफ क्यू, कोई कांस्टेंट आएगा इंट्रोड्यूस होगा, इज इक्वल टू ए, तो जो कांस्टेंट रहेगा उसे ए नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जिसे हम सेकंड नाम देंगे। अभी फिलहाल के लिए सब एग्जांपल के लिए बता, लेकिन कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो एक्स वाई जेड पी क्यू के टर्म में होगा इक्वल टू 0, जो कि मेरा सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ओके, तो अभी आप समझ सकते हो कि ये फर्स्ट एंड ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट था एंड सेकंड था। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है मुझे, जो कि मेरे है स्टेप 4 कि साइमल्टेनियसली सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 टू गेट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। मुझे दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि इस वजह से मुझे पार्शियल जो सेकंड जो नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं ना, इस तरीके से बनाया जो कि सिंपलेस्ट हो, एकदम सिंपलेस्ट, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू इसमें पुट करके मैं P और Q की वैल्यूज कैलकुलेट इजीली कर पाऊंगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि जो सरफेस इक्वेशन बनेगा इसके बाद मुझे कौन से दो रेशोज सॉल्व करने हैं, ये सब क्यों, लेकिन सबसे ईजीएस्ट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो सबसे आसान हो वही रेशो हम उठाएंगे एंड उसी से ही नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। फिर फाइनली साइमल्टेनियसली 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, P एंड Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद स्टेप 5 में P एंड Q की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy। ये मेरे पास फाइनल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया है, dx इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी। यहाँ से P एंड Q की वैल्यू हम ये दोनों से जब सॉल्व करेंगे P एंड Q की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन स्टेप 6 में फाइनली इंटीग्रेट एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जो आंसर बनेगा उसमें कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होगा, वो कांस्टेंट भी रहेगा। यहाँ पे a इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे b इंट्रोड्यूस होगा, जो कि जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा मेरा वो किस टर्म में रहेगा, f इज इक्वल टू कैपिटल F है, इसमें x y z भी रहेंगे, a एंड b भी रहेगा इक्वल टू 0, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1, जो कि मेरा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन रहेगा। सो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था f ऑफ एक्स वाई जेड पी इक्वल टू 0, जो फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले सारे डेरिवेटिव्स निकाले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी की रिस्पेक्टिवली, ओके, क्योंकि चरपिट्स इक्वेशन में मुझे सारी वैल्यूज पुट करनी है। क्या था चरपिट्स इक्वेशन, डी एक्स बाय एफ ऑफ पी, डी वाई बाय एफ ऑफ पी, डी जेड बाय पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू, डी पी बाय माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू बाय माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस क्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। तो ये था मेरा चरपिट्स इक्वेशन, इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद मुझे सबसे स्मॉलेस्ट रेशोज उठाने हैं या फिर जो हमारे सॉल्व करने के लिए आसानी हो ऐसे रेशो उठाने हैं एंड फाइनली मुझे नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जो कि मेरा सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। लेकिन उसमें P और Q ये दोनों टर्म्स होने चाहिए, सिंगल P सिर्फ P रहा तो भी चलेगा, सिर्फ Q रहा तो भी चलेगा, P और Q दोनों रहे तो भी चलेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। फाइनली 1 एंड 2 को सॉल्व करके P एंड Q की वैल्यू फाइंड करो। उसके बाद फाइनली dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें P एंड Q की वैल्यू पुट करेंगे। फाइनली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड गेट द आंसर। पता है यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी ईजी मेथड है ये चरपिट्स मेथड, ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी पता है, यहाँ पे। ये स्टेप याद रखना क्योंकि इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है डायरेक्ट। सो P एंड Q की भले ही आप वैल्यू फाइंड कर लो, लेकिन इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, x y एंड z।
तो आपको वेरिएबल्स भी सेपरेट करने हैं, एंड वेरिएबल्स तो ऐसे सेपरेट नहीं होते, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है या आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं रहा तो इंक्लूडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे कैसे कैसे टर्म्स आती है यहाँ पे, सपोज ऐसा टर्म्स आ गया कि एक्स डी एक्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ऐसा कोई टर्म आ गया इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ये इस टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सो इस टर्म को मैं डायरेक्ट दिख रहा है मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, तो देन इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ एक्स इंटू वाई बचेगा, जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये कभी कभी दिया रहेगा, नहीं दिया रहा तो किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है। सिर्फ इस स्टेप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सॉल्व करते वक्त ना बहुत परेशानी आने वाली है। मैं भी ऐसे एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश करूँगा जो इजीली सॉल्व हो पाए। ओके, लेकिन आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सब डिपेंड करेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे नहीं मल्टीप्लाई करना है, तभी समझेगा जब आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पता होगा। सो ये तो चरकुश मेथड होगी। अब दो एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस चरपिट्स मेथड के ऊपर। क्वेश्चन कहते हैं f इज इक्वल टू 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर बिकम इक्वल टू 0। ये कोई मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द चरपिट्स मेथड। सो जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरी फर्स्ट स्टेप कहते हैं सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एक्स वाई जेड एंड पी एंड क्यू के रिस्पेक्ट में। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई एक्स का टर्म नहीं है तो 0 लिख दूंगा डायरेक्ट में। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सिर्फ वाई है, यहाँ पे वाई है, मतलब कि क्यू प्लस 2 2 ज़ा 4y, एग्री विथ मी। एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एफ ऑफ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पी स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव 2p, एंड एफ ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ y। ओके, एग्री विथ मी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी चरपिट्स मेथड में, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जो चरपिट्स इक्वेशन देते हैं उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। क्या थी, डी एक्स बाई एफ ऑफ पी की वैल्यू 2p थी, डी वाई बाई एफ ऑफ क्यू की वैल्यू q थी, डी जेड बाई पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमेशा सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट इक्वेशन ढूंढना पड़ता है इस वजह से। सो इसके बाद क्या आता है, डी पी बाय माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड, यानी कि 2p आ जाएगा यहाँ पे, एंड डी क्यू टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ वाई, मतलब कि क्यू प्लस 4y प्लस 2q, q इंटू एफ जेड होता है। ओके, सो 2q से मल्टीप्लाई किया। सो थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। सो डी एक्स बाई 2p विच इज़ इक्वल टू डी वाई बाई वाई विच इज़ इक्वल टू डी पी बाय माइनस 2p विच इज़ इक्वल टू डी क्यू बाय 2q, ये 3q हो जाएगा तो माइनस 3q माइनस 4y। ये 4 रेशोज़ है। इन 4 रेशो में सबसे आसान कौन सा दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है ये दोनों रेशोज़, क्योंकि इनमें पी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ डी एक्स एंड डी पी बचेगा। सो इन दो रेशोज़ को अगर मैं उठाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई 2p विच इज़ इक्वल टू डी पी बाय माइनस 2p, 2p से 2p कैंसिल, माइनस ऊपर चला गया, इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस ए। सो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड नाम दे देते, फर्स्ट इज गिवन इक्वेशन को नाम देते हैं। ओके, सो p की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, a माइनस एक्स। अब क्या करना है आगे कि इक्वेशन 1 में p की वैल्यू पुट करनी है और उससे q की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, जिस पे p की वैल्यू a माइनस एक्स पुट करूँगा यहाँ पे। सो देखो 2z तो एज इट इज़ प्लस पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी थी, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस q इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर बिकम इक्वल टू 0। मुझे इस इक्वेशन से सिर्फ q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो q की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ये साइड हम इधर भेज दो, -5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/y माइनस ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2z। एग्री विथ मी, माइनस भी कॉमन निकाल लो यार, माइनस 1/y a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z। दिस इज माई वैल्यू ऑफ q। p की भी वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, 2 की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब फाइनली क्या करते हैं हम, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेट करते, जो आंसर होगा वो मेरा फाइनली गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल का सोल्यूशन होगा। लेकिन अभी यही स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी थी, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, -1/y
ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 2z इंटू डी वाई। थोड़ा और मैं इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो डी जेड बिकम इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर बाय वाई इंटू डी वाई प्लस माइनस कितना जाएगा 2y² डिवाइड बाय वाई इंटू डी वाई माइनस 2z बाय वाई इंटू डी वाई। ओके, सो डी जेड यहाँ दिख रहा है टर्म और डी जेड की टर्म यहाँ दिख रही है, जेड की टर्म यहाँ दिख रही है। तो इसको साथ में ले आओ, क्या हो जाएगा ये डी जेड प्लस 2z बाय वाई इंटू डी वाई। ए माइनस एक साथ दिख रहे तो इससे साथ में लिख लो ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर बाय वाई इंटू डी वाई माइनस यहाँ से वाई कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा फाइनली 2y इंटू डी वाई। सो ये जो मेरा फोर्थ इक्वेशन अब बना है ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे दो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे z एंड y के टर्म में ये एक डिफरेंशियल है एंड यहाँ पे x एंड y के टर्म में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज़ इन द टाइप ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसी टाइप में ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहे हैं मुझे। ये तो छोड़ दो, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गया, इन दोनों को इंडिविजुअली कंसिडर करो। दोनों अलग अलग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखे, वेर एम एन एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उस हिसाब से एम एन एन के फंक्शंस होंगे। ओके, सो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप। वैसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो हम कहते हैं उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो तो हम किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। एक मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मीनिंग क्या होता है? सपोज किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 कुछ तो भी ऐसा टर्म अगर आ रहा हो तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना। एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव तो लिखा है वहाँ पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। सो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी पर्टिकुलर टर्म का डेरिवेटिव हो। तो ये हम ढूंढेंगे कैसे? तो इसलिए इस वजह से कंडीशन होती है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करती है तो हम कहते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसका फाइनली डायरेक्ट आंसर हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई बिकम इक्वल टू 0, वेयर एम में क्या होता है कि एम में जो होगा वो वाई, एम में जो भी टर्म होगा उसमें वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे एंड एन में जो होगा वो नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि जो n जो होगा उसमें x के कोई टर्म कंसिडर नहीं करने। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर दिया जाए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये ऐसा कोई n की ये वैल्यू रही तो इसमें नॉट कंटेनिंग x, ये इसमें भी x है इसमें भी x है, तो नॉट कंटेनिंग है सिर्फ y, तो यहाँ पे सिर्फ मैं y इंटू डी वाई लेके इंटीग्रेट करूँगा इस तरीके से। सो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा पार्ट है। मैं आपको मतलब ये चीज़ें सब इसमें पढ़ा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैंने यहाँ पे समझाया कि इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल है, इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं ये दोनों। तो किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकते हैं। सो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके लिए कैसे निकालूंगा वो बताता, मतलब इतना डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कंडीशन होती है कि डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स डिवाइड बाय एन। अगर ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड करता रहे, इट्स अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो इस हिसाब से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि आता है 2y²। मैं कैलकुलेट नहीं करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेट करके दिखाता भी तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूरा नॉलेज ना हो तो समझेगा भी नहीं इतना। ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है 2y²। सो 2y² से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। सो फाइनली इक्वेशन नंबर 4 मेरा क्या बनेगा अगर 2y² से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे। सो देखो 2y² dz प्लस 2yz इंटू डी वाई आ जाएगा। 2y² से तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी y से y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो 2y² a माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2y², सो 2y a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस 4y³ इंटू डी वाई। एग्री विथ मी? 2y² से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो इट्स अ 4y³ इंटू डी वाई, बाकी सारी टर्म। सो अभी देखो इन दोनों तो 2 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा y² dx प्लस 2 यहाँ पे 2yz इंटू डी वाई, ओके, इक्वल टू इन दोनों टर्म में देखो 2 कॉमन निकलता है,
सो हम क्या कर सकते हैं, किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है मुझे, डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर मुझे दिखाई दे रहा। कैसे, देखो वाई स्क्वेयर फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, टू सामने आएगा, ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ माइनस डी एक्स आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, एंड इंटू उसके बाद सेकंड टर्म ए माइनस एक्स का स्क्वायर एंड सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 है। ओके, इस तरीके से डायरेक्ट लिखते हैं, बट मैं अब इतना समझा नहीं सकता तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा, लेकिन आपको इतना तो दिख रहा होगा कि इट्स अ डेरिवेटिव, दिस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट दिया है। ओके, एंड ये तो यार एज इट इज ही रख दो, कोई ज़रूरत नहीं उसको कुछ करने की। एंड ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी जेड, एंड सेकंड टर्म कितने थी जेड, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई। ओके, विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इंटू डी वाई। देन फाइनली वी इंटीग्रेट, इसका कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, ये वाई स्क्वायर इंटू जेड विच इज़ इक्वल टू, ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4y क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 4y का पर 4/4 प्लस बी। सो ये 4 से 4 कैंसिल आउट कर लो, और कुछ सॉल्व करना तो कर लो, एंड दिस इज़ माई फाइनल सॉल्यूशन। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कहाँ पे यहाँ पे हुई, दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। मैं डिटेल में नहीं समझा पाया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आई होप मैंने जितना समझा उतना आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और हमने फाइनली इसे कैसे सॉल्व किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, वो तभी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बना सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये अभी हम एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह दिया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। इट्स अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड बिकम इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म में हमने लिख लिया। अभी अकॉर्डिंग टू दी चर्पिट्स मेथड, कि हमको चर्पिट्स मेथड से सॉल्व करना है। जैकोबी ने भी एक मेथड दी थी, अब अगले वीडियो लेक्चर में वो भी देखेंगे। सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चर्पिट्स मेथड भी है, जैकोबीज मेथड भी, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। सो सिर्फ मेथड्स अलग अलग है, बाकी सब कुछ यानी कि सॉल्व करने के मतलब आंसर्स वगैरह सब सेम आएंगे। चर्पिट्स मेथड से हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे। सो एफ तो है, इससे बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0, कोई एफ एक्स का टर्म है नहीं। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू। एफ ऑफ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2py। ओके, एंड एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो, सॉरी एफ ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2qy माइनस जेड। 2qy माइनस जेड। ठीक है, अभी देखते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके बाद चर्पिट्स इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। क्या होता है चर्पिट्स इक्वेशन, डी एक्स बाय एफ ऑफ पी यानी कि 2py, डी वाई बाई एफ ऑफ क्यू यानी कि 2py माइनस जेड, डी जेड टाइम्स ऑफ पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए लिखा नहीं मैंने पूरा, डी पी बाय माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ जेड यानी कि माइनस पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे, एंड डी क्यू टाइम्स ऑफ माइनस इंटू एफ ऑफ वाई यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू इंटू एफ ऑफ क्यू यानी कि माइनस था, मतलब प्लस रहता है, इंटू क्यू इंटू एफ ऑफ जेड होता है, तो क्यू इंटू एफ ऑफ जेड यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, इसे फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। डी एक्स बाय 2py, डी वाई बाय 2py माइनस जेड, डी पी बाय प्लस पी क्यू, एंड यहाँ पे डी क्यू बाय माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ माइनस पी स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे दिख रहा है कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट रेशो अब बनेगा वो देखते हैं। सो मुझे दिख रहा है इन दो रेशोज़ को ऑब्जर्व करो कि बाकी किसी रेशोज़ के साथ बन नहीं सकते। इन दोनों का अगर बनाना चाहता हूँ मैं तो यहाँ पे y एक्स्ट्रा टर्म है, इन दोनों का तो बनेगा ही नहीं क्योंकि z भी एक्स्ट्रा टर्म है। बाकी इन दोनों का भी p कैंसिल होगा लेकिन y एक्स्ट्रा टर्म बचेगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे q बचेगा, यहाँ पे p बचेगा, और p एंड q के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सो इन दो रेशो को अगर मैं साथ में लेता हूँ तो क्या बनेगा फाइनली, डी पी बाय पी क्यू
डी क्यू बाय माइनस पी स्क्वायर, सो एक से कैंसिल हो गया, कितना बचेगा डी पी बाय क्यू विच इज़ इक्वल टू डी क्यू बाय माइनस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये p इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डी क्यू, फाइनली इंटीग्रेट पी स्क्वायर बाय टू विच इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू प्लस ए। सो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इससे मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू या q की वैल्यू किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करो, फिर हमें दूसरे में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देता हूँ मैं, ओके। सो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो फाइनली p की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। इस ट्वाइस ए को मैं ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है इसलिए कुछ मैटर नहीं करता, ओके। सो फाइनली पी की वैल्यू कितनी मिलेगी, या फिर मैं पी की वैल्यू निकालने से अच्छा सबसे अच्छा क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ से ए ही बन जाएगी, क्योंकि मैं ट्वाइस ए को भी ए ही कॉन्स्टेंट एज अ कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट, 2a रहे a रहे 1/a इट्स अप टू यू, ओके। तो एक कंसीडर किया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या दिया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। जब पी एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से इजीली मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड मिल जाएगी। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू थी ए। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 इसे नाम देते थे। सो इक्वेशन 1 क्या बनेगा भी, ए इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू क्यू जेड। सो क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, ए वाई बाय जेड। इस तरीके से हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर ए था तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर बिकम इक्वल टू ए। सो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर का पावर 1/2। एग्री विथ मी। इस तरीके से अभी हम पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू कितनी थी, पी की वैल्यू ये थी तो ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, ए वाई बाय जेड इंटू डी वाई, ये डी जेड के बराबर था। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। कैसे करेंगे देखते हैं। जेड के साथ जेड की टर्म ले जाओ साथ में। सो डी जेड माइनस ए इंटू वाई बाय जेड इंटू डी वाई, ये सब देखना पड़ेगा अभी कैसे सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा था। यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। सो दिस टर्म तो इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब x की कोई टर्म है नहीं दूसरी, यहाँ पे y की टर्म z की टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे z एंड y की टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, मतलब डी जेड एंड डी वाई की टर्म। इस टर्म को भी नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, डी जेड माइनस जेड से मल्टीप्लाई भी कर दो तो जेड इंटू डी जेड माइनस ए वाई बाय जेड इंटू डी वाई, ओके। यहाँ पे कंप्लीट जेड से डिवाइड कर दे तो कंप्लीट जेड आएगा, एंड डिवाइड में इस टर्म को भी जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनली रूट 1/2 को मैंने रूट अंडर ले लिया। सो जेड स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय नीचे जेड स्क्वायर बचेगा, जेड स्क्वायर से बाहर आके जेड बचेगा सिर्फ, और जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यहाँ सिर्फ डी एक्स था, ओके। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म ध्यान से देखना है। फाइनली टर्म क्या बनेगी, जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई, नीचे में जेड स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बिकम इक्वल टू डी जेड। इस टर्म को ध्यान से देखोगे। सो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई रूट अंडर जेड स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स। सो देखो यहाँ पे कि नीचे जो टर्म है ना, उसका ही डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट दिया है, उसका ही डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट दिया है। जस्ट अ सेकेंड। सो ये टर्म ध्यान से देखना। फाइनली मेरे पास क्या दिया था, z इंटू डी जेड माइनस माइनस ए वाई इंटू डी वाई रूट अंडर ए इंटू जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स। ये टर्म थी, ओके। फाइनली उसी टर्म से कंटिन्यू करते हैं। तो ये टर्म थी, तो अगर मैं ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को सपोज टी पुट कर देता हूँ, सो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए जेड इंटू डी जेड माइनस ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ट्वाइस से कॉमन है तो कॉमन निकाले, तो ट्वाइस से कॉमन निकाल लो क्या बचेगा, जेड डी जेड माइनस
a into y dy is equal to dt. ओके, सो z डी जेड माइनस ए वाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी बाय ट्वाइस है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा मेरा, डी जेड माइनस ए वाई डी वाई की वैल्यू कितनी थी, डी टी बाय ट्वाइस है, रूट अंडर में जो टर्म थी उसका वैल्यू हमने टी पुट किया था, इज इक्वल टू डी एक्स। तो अभी एक्स एंड डी टी के टर्म में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। सो डी टी बाय रूट टी इज इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू डी एक्स। सो फाइनली 1/√t का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, t का पावर -1/2 dt विच इज इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू डी एक्स। सो t का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 by integrating then is equal to twice a x plus b, and it's t का power -1/2 and it's -1/2, माइनस नहीं रहेगा +1/2 रहेगा, सॉरी। सो इट्स ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। सो 2 ऊपर गया, ए रूट के अंदर टर्म भेज दो, फाइनली इसे कितना लिखूँगा मैं, टी का पावर 1/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इंटू टी की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो पुट कर सकता हूँ मैं ए जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये रूट के अंदर लिख दो टर्म, इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। सो स्क्वेयरिंग कर लेते क्योंकि रूट हटाना है मुझे, तो कितना लगेगा 4 टाइम्स ऑफ ए जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का स्क्वेयर। ओके, और थोड़ा फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का स्क्वेयर। 4a से डिवाइड कर दो तो जेड स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी बाय 4a, इसका स्क्वेयर। चाहिए तो 4a बाय 2a को भी कोई कांस्टेंट कंसिडर कर सकते, b बाय 4a को भी कोई नया कांस्टेंट कंसिडर कर सकते, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, क्या क्या किया था देख लेते फिर से एक बार। मेरी फर्स्ट स्टेप क्या थी कि मैंने सारे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए, डेरिवेटिव इक्वेशन में वैल्यू पुट की, उससे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ए फाइंड की। उसके बाद इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दी तो उससे क्यू की वैल्यू मिली, क्यू की वैल्यू मिलने के बाद मैंने पी की वैल्यू फाइंड की। देन डी जेड विच इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में वैल्यू पुट कर सॉल्व किया। फर्दर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना था उसको सॉल्व किया मैंने इस तरीके से। रूट मुझे दिख रहा था कि रूट में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो उससे मैं टी वैल्यू पुट कर दी, डेरिवेटिव निकाला, डी टी बाई ट्वाइस से पुट किया, फाइनली ये सॉल्व किया, एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर। सो चर्पिट्स इक्वेशन, चर्पिट्स मेथड डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको कुछ बातें चर्पिट्स इक्वेशन में पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो कुछ बातें पता होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।